स्वागत है स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम है ललित उपाध्याय और आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर जो आपका दिया गया है फर्स्ट बुक से चैप्टर जो आपका दिया गया है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति, इसकी थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और जो सत्र में होने वाला है उसको पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो इसी उसमें इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग जो रहेगी अदिश राशि। क्या पढ़ने वाला बेटा? सबसे पहले अदिश राशि। देखो, कोई भी हमारी भौतिक राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए केवल हमें दिशा की जरूरत पड़ रही है, परिणाम की नहीं। किसकी जरूरत है? केवल दिशा की, परिणाम की नहीं है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? अदिश राशि। देखो, वे भौतिक राशि जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिणाम की आवश्यकता होती है केवल परिणाम कह सकते हो बेटा, दिशा की नहीं। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? अदिश राशि। हमारी क्या कहलाएगी? वो अदिश राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपका क्या हुआ? कार्य हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब आपकी कैसी राशि हो जाएंगी? अदिश राशि हो जाएंगी। कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसके बाद में आएगा सदिश राशि। तो क्या हो जाएगा? हमारी वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? दिशा की भी और परिणाम की भी। दिशा की भी जरूरत होगी और परिणाम की भी जरूरत होगी, दोनों की जरूरत होगी। तो वो क्या होगी? हमारी सदिश राशि। क्या होगी बेटा? सदिश राशि। तो देखो, थ्योरी कैसे बनेगी? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विस्थापन हुआ बेटा, बल हुआ, ये सब कैसी राशि हैं? ये सब आपकी सदिश राशि है। नोट कर लेंगे। इसने अदिश भी नहीं करा, वो अदिश भी कर लो। सदिश और अदिश दोनों नोट कर लो।
क्योंकि फिर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है आपको, क्योंकि अभी अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए बेटा फिर क्या करेंगे, नहीं आया तो देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सदिश राशि को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा तीर ब्रैकेट में लिख देंगे, बाण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहोगे जी कैसे, तो देखो तीर की लंबाई क्या होती है बेटा, परिणाम। वह साथ ही साथ में तीर की दिशा सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो कैसे, ये हो गया आपका बाण, तो जो लंबाई है बेटा वो क्या होगा, सदिश का परिणाम। क्या होगा, सदिश का परिणाम। और जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, सदिश की दिशा। नोट कर लें इस बात को, समझ में आ गया सभी को, नोट करेंगे तो नोट कर लिया। इसके बाद में दो तो आप जान गए बेटा, लेकिन एक राशि और होती है, एक होती है प्रदिश राशि। प्रदिश राशि, अब मैं कहूँ कि बेटा ये क्या होती है, तो बहुत से बच्चे बता देंगे लेकिन बहुत से नहीं बता पाएंगे। देखो कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिन्हें क्या होता है, परिणाम और दिशा के द्वारा भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी राशि क्या कहलाएंगी, प्रदिश राशियाँ कहलाएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे वह भौतिक राशि जिन्हें परिणाम व दिशा के द्वारा भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाएंगी, प्रदिश राशि कहलाती है। ठीक है बेटा, प्रदिश राशि कहलाती हैं। सिंपल थी परिभाषा, नोट कर लो। इन्हें भी हम लंबाई से और परिणाम से और दिशा किसी से भी दोनों को प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रदिश राशि कहलाएगी। नोट हो गया, नोट हो गया। चलो अब देखते हैं सदिशों के योग की विधि। चलो बेटा, सदिशों के योग की विधि। अब सदिशों को जोड़ना है तो इसकी दो विधि है बेटा। नंबर एक त्रिभुज विधि, और नंबर दो कौन सी है, समांतर चतुर्भुज विधि।
तो दोनों को नोट करेंगे और फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे फिर त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो क्या करेंगे, किस तरह से हम इनको जोड़ेंगे। देखो इस तरह से बना लीजिए और इस तरह से बना लीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो इनका परिणाम क्या बनेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, फटाक से नोट करेंगे इसको। ये क्या हो गया, आपका त्रिभुज विधि हो गया है। ठीक है, त्रिभुज विधि। लेकिन बेटा इसके बाद में जो आने वाला है वो और भी महत्वपूर्ण है, समांतर चतुर्भुज विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान से भी समझेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, समांतर चतुर्भुज विधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा समांतर चतुर्भुज विधि आपका। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, ओ पी क्यू एस, और ये लंब हो गया टी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कोण क्या होगा बेटा, अल्फा। ठीक है, और इनका विकर्ण क्या हो जाएगा, इनका विकर्ण हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये कोण थीटा और ये कोण अल्फा। ठीक है, कितना हो जाएगा अल्फा, ये है आपका बी वेक्टर और ये है बेटा आपका ए वेक्टर। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे फटाफट और फिर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका होने वाला है, तो ध्यान से समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे भी। ठीक है, इस वाले डेरिवेशन को सीख जाइए, आधा किला फतेह कर जाओगे। ठीक है, इसको अगर आपको समझ लिया तो आपका आधा किले खुद ही पता हो जाएगा। चलिए जल्दी से बनाइए इसको, और फिर क्या करेंगे, जब ये बन जाएगा तो क्या लिखेंगे बेटा, त्रिभुज पी टी क्यू में, कौन से त्रिभुज में, पी टी और क्यू में। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे, पी टी क्यू में साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा ज्ञात करेंगे, और मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन अल्फा में लंब कितना है, क्यू टी, क्योंकि ये बन रहा है 90 डिग्री, इसके सामने वाला कर्ण, तो क्या हो जाएगा क्यू टी बटे, ये दोबारा से लिख देते समझ में नहीं आएगा, क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, तो क्या लिख लेंगे, एक बात मान लेंगे कि चूंकि पी क्यू बराबर किसके मान लोगे, ओ एस के, और इसका मान कितना है, बी वेक्टर। कितना है, बी वेक्टर। तो क्या करोगे, पी क्यू की जगह क्या रख दोगे, बी वेक्टर। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू टी बटे बी वेक्टर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग से चीज़ किस में चलेगी, गुणा में, भाग से किस में चलेगी, गुणा में। तो क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी वेक्टर साइन अल्फा। ये निष्कर्ष निकाल लिया। ये वाला त्रिभुज लेके चले, साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका लंब कितना है, इसका लंब ये बेटा क्यू टी, और इसका कर्ण कितना है, पी क्यू, कर्ण कितना है, पी क्यू, और पी क्यू की ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर मान ली कि ये वाली भुजा दो बराबर है, इसका मान बी वेक्टर तो इसका मान भी बी वेक्टर, तो पी क्यू का मान रख दिया बी वेक्टर, और भाग से चला गया गुना में, तो साइन अल्फा आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया या नहीं आया? चलो तो इसे नोट कर लो,
फिर बेटा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या, कोस थीटा, ये क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए बेटा, त्रिभुज कौन सा लोगे, यही वाला लोगे, पी टी क्यू में कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। देखो बेटा, वो सॉरी, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है पी टी और कर्ण कितना है पी क्यू, तो क्या हो जाएगा पी टी बटे पी क्यू, ठीक है। और यहाँ से पी टी क्या बन जाएगा बेटा, पी क्यू कोस अल्फा, ठीक है। और देखिए बेटा, पी क्यू का मान कितना है, यहाँ से देखो बी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा बेटा, पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर कोस अल्फा। एक निष्कर्ष हमने ये निकाल लिया बेटा, एक क्यू टी निकाला, एक पी टी निकाल लिया, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इस पूरे की, ओ से लेके टी तक, ओ से लेके टी तक पूरा कितना है, ओ टी है। इसको साइड में मैं लिख देता हूँ रफ, ये नोट नहीं करना, रफ वाली, ओ टी है पूरा, कितना है ओ टी। और अगर मैं इसमें ओ से पी और पी से टी जोड़ दूँ तो क्या बन रहा है हमारा, ओ टी। अगर मैं ओ से पी और पी से टी जोड़ रहा हूँ तो पूरा क्या बन रहा है, ओ टी, यानी कि ओ पी प्लस पी टी। ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो देखिए लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः ओ टी बराबर क्या है आपका, ओ पी प्लस पी टी, ठीक है, सही है बेटा। अब देखो यहीं पे आ जाओ पुनः चित्र पे, ओ पी कितना है, ए वेक्टर, कितना है ए वेक्टर, और पी टी देखिए, इसके एक काम करो, समीकरण 1 बना लो, समीकरण 2 बना लो। तो पी टी का मान कितना आ रहा है, पी टी का मान आ रहा है बी कोस अल्फा, कितना आ रहा है, बी कोस अल्फा आ रहा है, देख लीजिए यही आ रहा है ना, क्या आ रहा है, बी कोस अल्फा। तो यहाँ पे रख देते हैं ओ टी बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस अल्फा। एक निष्कर्ष ये है बना लिया बेटा, ठीक है, बात समझ आ गई सभी को। एक निष्कर्ष हमने ये भी बना लिया, ओके। आगे देखिए क्या करेंगे, आगे ये करेंगे बेटा कि अब क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेंगे बेटा, कौन सा, ओ टी क्यू में। देखो कौन कौन से की बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज में, ओ टी क्यू, ओ टी क्यू में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार, और ये हो जाता है कर्ण। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि क्यू टी स्क्वायर बटे वो सॉरी इजी प्लस, देखो ये कर्ण कितना है ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा ना, क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा ये, पहले मैं लिख देता हूँ हिंट के लिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना बेटा, ओ क्यू का स्क्वायर, लंब कितना बेटा, क्यू टी का स्क्वायर, और आधार क्या है, ओ टी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास में ओ टी का मान भी है, हमारे पास में क्यू टी का मान भी है, और ओ क्यू का मान भी है। चूंकि लिख देंगे ओ क्यू बराबर कितना है, आर है, क्यू टी बराबर क्या है हमारा, बी साइन अल्फा है। कहाँ से, समीकरण 1 पे देखो, सभी देखो समीकरण 1 पे, समीकरण 1 से, ठीक है। और आगे देखो ओ टी इज इक्वल टू कितना है आपका, ओ टी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा, ठीक है। आगे बढ़ें,
तो इन मान को बेटा यहाँ पे रख देंगे। ओ क्यू का मान आर है और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्यू टी का मान कितना है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि बेटा यहाँ स्क्वायर हो रहा है। और ओ टी की जगह आपने क्या रख दिया, ओ टी की जगह आपने रख दिया ए प्लस बी कोस अल्फा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब आप ओपन करने वाले हो प्यारे बच्चों। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कोस अल्फा। इन दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन कर दिया। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो आर स्क्वायर बराबर, जब इनको एक साथ लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कोस अल्फा। ठीक है बेटा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा 2ab कोस अल्फा। तो क्या करेंगे बेटा, चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा। बेटा गलती से इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत बना देना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत बना देना, क्योंकि यहाँ पे कोस अल्फा आ गया और यहाँ पे हमारा बी के साथ में कोस अल्फा नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं बन सकता। इस बात को सभी ध्यान देंगे। ठीक है, कभी बेटा एग्जाम में गड़बड़ कर दो और गड़बड़ हो गई तो नंबर कट जाएंगे। और स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, नोट कर लो। सभी नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे, क्योंकि बेटा इसमें कुछ स्थिति भी बतानी है और कुछ चीज़ें वैसे ही बतानी है। नोट हो गया सभी बच्चों का? अच्छा, एक बार इसको पुनः देख लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया तो पहले इसको यहाँ से देख लो बेटा। हमने त्रिभुज PTQ लिया, PTQ, इसमें निकाला साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, लिख दिया, और OS के बराबर मान लिया PQ को, तो B वेक्टर आ गया। ठीक है, तो साइन अल्फा हमारा क्या बना, QT बटे B वेक्टर, B हमारा गुणा में आ गया, तो QT का मान आ गया B वेक्टर साइन अल्फा। फिर हमने इस त्रिभुज PTQ को लिया और इसमें क्या कहा, PTQ में cos थीटा, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा, ये रहा PT, और कर्ण कितना है PQ, तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, PQ का मान रख लिया B वेक्टर। ठीक है, तो PT का मान आ गया B वेक्टर कोस अल्फा। ठीक है, फिर हमने एक बात कही कि भाई जो हमारा OT है, OT मिलकर क्या बना रहा है, OP प्लस PT। क्या मिलकर बना रहा है, OP प्लस PT। ठीक, फिर हमने क्या करा, OQT, इस वाले त्रिभुज में OQT समांतर त्रिभुज में क्या लगा दिया, इसमें समकोण त्रिभुज में हमने लगाया अपना पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना बेटा, OQ बराबर आधार स्क्वायर OT का स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर QT का स्क्वायर हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद में क्या आया, हमारे पास में OQ का मान है R, QT का मान है B साइन अल्फा समीकरण 1 से, और OT बराबर है A वेक्टर प्लस B कोस अल्फा। लिखना चाहो तो समीकरण 3 से लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण 3 से। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रख दिया हमने, यहाँ मान रखा QT का और यहाँ मान रखा OT का। ठीक है, इन दोनों में A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये हमने A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है बेटा, आगे क्या होगा, ये दोनों मैंने B स्क्वायर साइन अल्फा और B स्क्वायर कोस अल्फा एक साथ लिख लिए, और B स्क्वायर इसमें से ले लिया कॉमन, अंदर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो हमारा ये आ गया, और स्क्वायर इधर आ गया अंडर रूट।
अब एक नोट डालेंगे और नोट डाल के लिखेंगे यदि परिणामी आर, यदि परिणामी आर, ठीक है, जो हमारा परिणामी आर है वो क्या कर रहा है, सदिश ए वेक्टर के साथ, सदिश ए वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो क्या होगा, थीटा कोण बनाता है। तो देखिए बेटा क्या होगा, पहले एक चीज़ देख लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जो हमारा त्रिभुज आया था ओ क्यू टी, इसमें हम क्या ले लेंगे, इस वाले त्रिभुज में हम क्या ले लेंगे, टेन थीटा, जो कि क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि क्यू टी बटे ओ टी, क्यू टी बटे ओ टी होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्यू टी बटे ओ टी, ओके। और क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू टी बराबर बी साइन अल्फा समीकरण 1 से, ठीक है। और क्या लिखेंगे, ओ टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस अल्फा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये मान रखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर बी साइन अल्फा बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस अल्फा। ये स्थिति एक ही आ गई बेटा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो स्थिति ये समझाना चाह रहा था बेटा मैं आपको। नोट कर लेंगे सभी प्यारे बच्चे इसको, ठीक है। अब यहाँ से 4 कंडीशन और आएंगी बेटा, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं 3, कितनी कंडीशन आएंगी, 3 कंडीशन आएंगी और इनको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। आने वाली 4 कंडीशन में हम आगे की स्थिति देखेंगे क्या आएगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी पहली स्थिति, कौन सी, पहली स्थिति, क्या लिखेंगे, स्थिति ए, स्थिति ए, या लिख लो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर समांतर व एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो क्या कह रहे हैं, हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे, एक तो समांतर हैं, यानी कि इनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा इस तरह से, और कैसे हैं, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, एक ही दिशा में हो गए, समांतर हो गए, यानी कि इनके बीच में कोई कोण हमारा नहीं बन पाया है, ठीक है। क्या नहीं बन पाया, कोई कोण नहीं बन पा रहा है, तो क्या ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला कौन सा है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा, इसमें अल्फा ले लो या थीटा ले लो, अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लो, चलो। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0, और कोस 0 का मान क्या होगा, सभी जानते हैं, चूंकि कोस 0 बराबर 1 होगा, ठीक है। कोस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कह सकते हो कि हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, अब हमारा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, और आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यदि दोनों वेक्टर समांतर होंगे और एक ही दिशा में होंगे तो परिणामी क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी, और अभी 2 स्थिति और बची हैं, फिर उनका वर्णन और करते हैं, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, ओके। फिर अगली स्थिति का वर्णन करते हैं बेटा, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट स्थिति आ रही है फिर उसका वर्णन करेंगे। नोट हो गया, सभी ने कर लिया, देखो आगे बढ़ते हैं बेटा।
कौन सी स्थिति पर? स्थिति बी पे चलते हैं हम। स्थिति बी की बात करेंगे, केस सेकंड। कौन सा? केस सेकंड। तो क्या लिखेंगे इसमें? यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हों। कैसे हों? लंबवत हों। ठीक है, देखो ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर कैसे हैं? 90 डिग्री पे है, इस तरह से कह रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। कितना हो जाएगा? कोस 90। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, देखिए चूँकि कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणा 0, तो ये तो ख़त्म। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करेंगे सभी, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक स्थिति और बची है, एक स्थिति और बची है, फिर उसको भी करेंगे। इसको नोट करें जल्दी से। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। कर लिया सभी ने? सभी ने कर लिया? नहीं करा तो जल्दी से कर लो। ठीक है, और अच्छा ए वाला भी नहीं करा तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ए का स्क्रीनशॉट ले लो पहली स्थिति का, जल्दी से लो। ठीक है, और ये हो गई दूसरी स्थिति, दोनों नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी? स्थिति सी की, केस थर्ड। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर विपरीत हों। ये हो गया ए वेक्टर और ये होगा बी वेक्टर, दोनों विपरीत है, तो कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री। कोण कितना बन रहा है? 180। तो थीटा लिख लो या अल्फा लिख लो, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा या अल्फा जो भी है आपका कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा या अल्फा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस 180। कोस 180 का मान कितना होगा? माइनस के 1। कितना होगा? माइनस का 1। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, ए का मान माइनस का 1 रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस का 2ab। तो फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया है? फॉर्मूला आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया आपका अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट काटो, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए माइनस के बी आ जाएगा। कितना आ गया? ए माइनस का बी। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है बेटा, नोट हो गया। ये था बेटा आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही रहेगा आपका, समांतर चतुर्भुज विधि जो है आपकी
समांतर चतुर्भुज विधि बेहद ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसकी तैयारी करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो और अच्छे से मैं फिर बता दूंगा। बी और सी का स्क्रीनशॉट ले लो, बी और सी का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सदिशों का वर्गीकरण और कर लेते हैं। देखिए कैसे सदिशों का वर्गीकरण क्या करेंगे, सदिशों का वर्गीकरण, ठीक है। तो सदिशों के वर्गीकरण का मतलब क्या हो बेटा, इनके प्रकार, एक तरह से क्या करना है, इनका प्रकार बताना है कि सदिशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 क्या आएगा बेटा, समान सदिश। पहला क्या आएगा, समान सदिश, ठीक है। क्या हो जाएगा, समान सदिश, ठीक है बेटा, क्या होगा, समान सदिश, ठीक है। दूसरा विपरीत सदिश, सेकंड कौन सा होगा बेटा, विपरीत सदिश, ठीक है। तीसरा क्या होगा, शून्य सदिश, क्या हो जाएगा, शून्य सदिश, ओके। चौथा हो जाएगा एकांक सदिश, 4 हो गए। पांचवा देखो बेटा क्या होगा, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। छठा क्या होगा, स्थिति सदिश, छठा क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश, ओके। समझ आ गया, ये हो जाएंगे 7 प्रकार के सदिश आपके, ओके। क्या हो जाएंगे, देखो पहली हेडिंग डाल लेंगे समान सदिश, पहली हेडिंग कौन सी, समान सदिश, ठीक है। तो इसमें क्या समझाएंगे, इसमें कहेंगे कि यदि हमारे परिणाम और दिशा, 2 वेक्टर ले लो, चलो ए वेक्टर ले लिया और बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि यदि हमारे इन दोनों वेक्टरों के परिणाम और दिशा, इन दोनों वेक्टरों के परिणाम और दिशा कैसी है, एक जैसी है, तो ये क्या होंगे, समान सदिश होंगे। देखो कैसे, ऐसे सदिश जिनके परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा दोनों समान होती हैं, दोनों समान होती हैं, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। सिंपल सी एक छोटी सी परिभाषा लिखी बेटा, सॉरी कहलाते नहीं, कहलाते हैं, नोट कर लीजिए, एक छोटी सी सरल सी परिभाषा, ठीक है। और जिसका ये हो जाएगा वो हेडिंग डाल लेगा कौन सी, विपरीत सदिश, जिसका ये हो जाएगा वो हेडिंग डालेगा क्या, विपरीत सदिश। चलो इसका डायग्राम देख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर। देखिए क्या कहेंगे, ऐसे कोई 2 सदिश जिनके परिणाम तो एक जैसे हों, परिणाम कैसे हों, एक जैसे हों, लेकिन इनकी दिशा कैसी हो, विपरीत हों, दिशा कैसी हो, विपरीत, परिणाम कैसे हो, एक जैसे, तो ऐसे सदिश क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश कहलाएंगे। तो देखिए ऐसे सदिश जिनके परिणाम समान परंतु दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो
ये वाली परिभाषा हो गई, ठीक, ये हो गई। इसके बाद में क्या होगा, शून्य सदिश। लास्ट परिभाषा क्या होगी, शून्य सदिश, मतलब एक और देख लोगी, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करेंगे। नोट हो गया, शून्य, समान और विपरीत दोनों कर लो, ठीक है। फटाफट से दोनों नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा, अब हमारे कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यदि इन दोनों का परिणाम कह दो या रिजल्ट कह दो, आपने जोड़ा, घटाया, इनके साथ कुछ भी किया तो परिणाम कितना है, 0। परिणाम कितना है बेटा, 0। तो क्या कहेंगे, ऐसे सदिश हमारे क्या कहलाएंगे, ऐसे सदिश कहलाएंगे, शून्य सदिश। देखिए बेटा, ऐसे सदिश जिनके परिणाम शून्य हो, परिणाम कैसे हो, शून्य हो, ठीक है। तो ऐसे सदिश शून्य सदिश कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे सदिश क्या कहलाएंगे बेटा, शून्य सदिश कहलाएंगे। जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, हमारे शून्य सदिश कहलाएंगे बेटा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तीनों सदिशों में सरल सी छोटी छोटी परिभाषा बताइए, ठीक है। बहुत से बच्चों को डाउट था कि सर थ्योरिटिकल हमें बता दो, थ्योरी बता दो। तो बेटा थ्योरी भी आपकी स्टार्ट कर दी। आपकी जिस क्षेत्र में भी समस्या होगी बेटा पढ़ाई में, उसी क्षेत्र में उसी में समाधान किया जाएगा, ठीक है। जिस क्षेत्र में कोई भी समस्या है उसी का समाधान। आपको थ्योरी चाहिए थी तो थ्योरी भी लेके आ गए बेटा, ठीक है। थ्योरी चाहिए थी, थ्योरी भी लेके आ गए। अच्छा, अब मेरा दूसरा नोटिस सुनिए बेटा, कल हमारी छुट्टी है, संडे का दिन है, ठीक है। तो संडे का दिन है तो आप सभी समझ गए होंगे क्या, कल क्लास शाम को क्या रहेगी, शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक लाइव रहेगी, ठीक है। 2 घंटे की क्लास, पूरे 2 घंटे के अंदर कल इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त कर देंगे, ठीक है। कल इस चैप्टर की जो भी थ्योरी होगी कंप्लीट जितनी भी रहेगी उसको क्या करेंगे हम कल के अंदर खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बस मैं हबड़ में उल्टा सीधा जैसा भी होगा लपेटवा दूंगा, नहीं बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। और जब सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में क्या करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। 40-42 जो भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकलों का पुनः क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। बेशक हमने पढ़ लिए एक बार, लेकिन कोई बात नहीं, पुनः दोबारा रिवीजन करेंगे। चैप्टर की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पैक हो जाएंगे। फिर इसके बाद में फिर ऋजु रेखीय पथ पर जो गति है बेटा, कौन सा चैप्टर, ऋजु रेखीय पथ पर गति, ऋजु रेखीय पथ पर गति जो आपका चैप्टर है, इसके क्या स्टार्ट करेंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से पढ़े होंगे, आपने अच्छे से सीखे होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में आके ज़रूर बताना। लेकिन कल की क्लास शाम को 6 बजे से लाइव रहेगी। कल की क्लास में लाइव मिलूंगा बेटा, ठीक है, क्योंकि छुट्टी का दिन है। जितने भी छुट्टी के दिन होंगे उस दिन हम लाइव होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगले संडे से हमारा जो लाइव का टाइम है 6 से बदल के हो सकता है शाम को 3 बजे हो जाए। वो अगर चेंज होता है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो अपना 6 से 8 तो चल ही रहा है बेटा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे। और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।